चलो फिर दो कोशिकांग तुमने पढ़ लिए। अब तीसरा कोशिकांग है लाइसोसोम। कोशिकांग और तीसरा कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? ये पौधों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली गोल या अंडाकार छोटी छोटी थैलियां जैसी होती हैं और इनमें एक प्रकार का एंजाइम भरा होता है जो पाचक एंजाइम टाइप का होता है। तो कोशिकाओं के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ पहुंचता है उसका पाचन करने का काम ये लाइसोसोम्स जो होते हैं वो करते हैं। और लाइसोसोम का मतलब ही होता है कि पाचक काय, मतलब पाचन करने वाला अंग यानी पाचन करने वाला भाग। ये गोल अथवा अनियमित आकार की थैलियां होती हैं। ये पादप कोशिका में कम पाई जाती हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में अधिक पाई जाती हैं। तो ये थैलियां जो होती हैं वो पौधों की कोशिकाओं में कम होती हैं, यानी लाइसोसोम की संख्या जो है पौधों की कोशिकाओं में कम होती है जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और इनमें कोई खास बहुत ऐसी चीज नहीं है। इनकी खोज जो है डी डवे या डी डैव भी पढ़ा जाता है इसको, डी डवे इसको ऐसे कहा जाए, डी डवे या डुवे। डी डवे नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1955 में। डीएवी नहीं, डीयूवी है, डी डुवे 1955 में इन्होंने की थी। तो और ये थैलियां ऐसी होती हैं कि अगर ये फट जाएं, सामान्य रूप से तो फटती नहीं है, लेकिन अगर फट जाएं तो कोशिका के भीतर जितना पदार्थ होता है सब कुछ ये पाचन कर देती है, यानी फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता है और कोशिका की फिर मृत्यु हो जाती है। कोशिका की के भीतर पाए जाने वाले सभी जितने भी पदार्थ होते हैं सब गला देती हैं। इस वजह से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इनको आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं, यानी पूरी कोशिका का ही पाचन कर डालती हैं ये अगर फट जाए तो। अगर ये कुछ थैलियां फट जाएं, कौन सी, लाइसोसोम की थैलियां अगर फट जाएं तो ये क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के सभी पदार्थों का पाचन कर देंगे और कोशिका का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और कोशिका मर जाएगी। यानी इसीलिए इनको आत्मघाती थैलियां यानी सुसाइड बैग, सुसाइड मतलब समझते हो, आत्महत्या करना, तो सुसाइड बैग्स भी कहते हैं क्योंकि ये थैलियां अगर फटी तो कोशिका मर जाती है। तो इसका इस्तेमाल इस कहां पर किया जाता है कि या तो पाचन के लिए किया जाता है, विभिन्न पदार्थों के पाचन करने के लिए, और दूसरा यह है कि जो कमजोर कोशिकाएं होती हैं या मृत कोशिकाएं होती हैं या जो बीमार कोशिकाएं होती हैं तो उन कोशिकाओं को मारने के लिए, किनको खत्म करो, नई कोशिकाएं बनाई जाएं। तो ज्यादा कोशिकाएं बूढ़ी हो गई, उनको मारने के लिए इन थैलियां क्या होती है, ये थैलियां अपने आप फट जाती हैं और वो कोशिका की मृत्यु हो जाती है, यानी वो कोशिका डेड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आत्मघाती थैलियां कहलाती हैं। तो ये होता है लाइसोसोम्स। तो तीसरा कोशिकांग ये है लाइसोसोम। समझ में आया? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है डिटेल में, बहुत छोटी सी बात है बस, क्योंकि और ये पादप कोशिकाओं में कम पाई जाती हैं और जंतु कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, वो होता है गोल्जी काय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्जी काय। या इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। हाँ, गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय या गोल्जी, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। कई नाम है इसके। और इसका जो एक और नाम है बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं, डिक्टियोसोम, इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर
इनका नाम रख दिया गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। अपने नाम पर उन्होंने, इनका नाम था कैमिलो गोल्जी और इन्होंने खोज की थी 1898 में। इन्होंने गोल्जी बॉडी को देखा था 1898 में। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। यह सभी जंतु कोशिकाओं में लगभग 4 से लेकर के 10 तक के लंबी गोल गोल नलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, जिनके सिरे कुछ फूले हुए होते हैं। इस तरीके से होते हैं, देखो ये नलिकाएं हैं। जैसे एक नलिका ये हो गई, एक नली जैसी हो गई, इसका सिरा जो है कुछ हल्का सा फूला हुआ, ऐसे करके। ऐसे बगल में एक और बना दो इसके नीचे, ऐसे करके फुला दो इसको हल्का सा, और फिर पतली नली, और फिर सिरा हल्का सा फूल जाएगा। फिर ऐसे करके बना दो। तो ऐसे करके चपटी चपटी या नली जैसी रचनाएं होती हैं, जिनके सिरे जो होते हैं थोड़े बहुत फूले हुए होते हैं। इस तरीके की रचनाएं होती हैं, और इनके आसपास में थोड़ी बहुत थैलियां जैसी भी पाई जाती है। तो इस तरीके से, इस तरीके की कुछ रचना जो होती है वो गोल्जी काय की होती है। ठीक है, तो जो ये खोखली, ये नलिकाएं जो होती हैं खोखली होती हैं और बेलनाकार होती हैं, और एक के ऊपर एक चढ़ी जैसी, ढेर जैसी लगता है, एक के ऊपर एक रख करके चट्टा जैसा बना दिया हो, ऐसी लगती हैं देखने में। और इनके साथ साथ कुछ छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी होती हैं, इनको कहते हैं वेजिकल्स या रिक्तिकाएं। यस, और जो इनकी नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं को कहते हैं सिस्टर्नी। और जो ये नलिकाएं होती हैं इनको कहते हैं सिस्टर्नी। और ये जो छोटी छोटी होती है इनको कहते हैं स्रावी थैलियां या स्रावी ग्रंथियां, स्रावी रिक्तिकाएं या स्रावी रिक्तिका कहते हैं इनको। तो जो ये चपटी चपटी नलिकाएं पाई जाती हैं, ये नलिकाएं कहलाती हैं सिस्टर्नी। और इनके थैलियां जो होती हैं फूली होती हैं, इनको कहते हैं वेजिकल्स, वेसिकल्स। तो और पौधों की कोशिकाओं में गोल्जी काय जो होते हैं वो छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अलग अलग होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखाई देता है, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये गोल्जी काय नहीं पाए जाते। वहां पर और भी कई कोशिकांग ऐसे हैं जो नहीं पाए जाते हैं। जो मेन कोशिकांग जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं वो उनमें नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं और नीरे हरे शैवालों की जो कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये गोल्जी काय नहीं पाए जाते हैं। तो अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER जो होते हैं उसमें बने हुए एंजाइम और प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। यानी जो एंजाइम बनते हैं, जो पाचन का कार्य करते हैं या अन्य जैविक क्रियाओं में सहायता करते हैं, उन एंजाइमों तथा जो भी प्रोटीन बनता है उसका संग्रह करते हैं। या संग्रह करते हैं मतलब स्टोर करते हैं। एंजाइमों और प्रोटीन का ये स्टोर करते हैं। ये कोशिका की सभी स्रावी क्रियाओं से संबंधित रहते हैं। जिन पदार्थों का श्रावण करना होता है वो सभी पदार्थ यहाँ पर इनसे स्रावित किए जाते हैं। और गोल्जी काय के द्वारा ही लाइसोसोम का भी निर्माण किया जाता है। गोल्जी काय ही लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। शुक्राणुओं में गोल्जी काय से एक्रोसोम यानी उसकी नुकीला सिर जो होता है शुक्राणु का, उसका निर्माण किया जाता है। गोल्जी काय द्वारा शुक्राणुओं में भी गोल्जी काय पाए जाते हैं। जो नर जनन कोशिका होती है, भी अगले साल पढ़ोगे जनन में, तो जो नर जनन कोशिका होती है उसको, या नर जनन का नर युग्मक जो होता है उसको कहते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। तो नर युग्मक जो होता है शुक्राणु, उसका जो नुकीला सिरा होता है उसको कहते हैं एक्रोसोम। तो वो नुकीला सिरा बनाने में ये गोल्जी काय जो होते हैं वो सहायता करते हैं। यानी गोल्जी काय की सहायता से ही वो एक्रोसोम बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये गोल्जी काय ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर मेन याद करो कि इनका कार्य क्या होता है, उनकी बनावट कैसी होती है।
बनावट कैसी होती है? चपटी चपटी थैलियों के, बेलनाकार थैलियों के रूप में होते हैं। थैलियों को हम सिस्टर्नी कहते हैं। इनके सिरे फूले हुए होते हैं जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं, और इनके आसपास कुछ रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। और ये क्या कार्य करते हैं? ये मुख्य रूप से इनका कार्य श्रावण का होता है। विभिन्न पदार्थों का श्रावण करते हैं। हार्मोन्स और या एंजाइम और प्रोटीन का जो है वो संग्रहण करते हैं, यानी अपने भीतर इकट्ठा करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर कोशिका को प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ गोल्जिकाएं जो होते हैं, वो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें गोल्जिकाएं नहीं पाए जाते हैं। अगला कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम, इसका नाम पहले भी सुन चुके हो तुम कि राइबोसोम किन्हें कहते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं किस चीज के बने होते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। राइबो, ये चीज याद रखनी तुम्हें कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन नामक पदार्थ से बने होते हैं। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी हुई पिन के आकार की घुंडी, पिन की घुंडी जैसी होती है, आलपिन की घुंडी देखी है छोटी सी, तो उसके आकार की छोटी छोटी कणिकाएं जैसी होती हैं, छोटे छोटे कण जैसे होते हैं। कोशिका के भीतर तुमको बताया था ना, जैसे कोशिका है, ये केंद्रक हो गया, और उसके अलावा फिर कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे गोल गोल सी रचनाएं जैसी पाई जाती हैं। इस तरीके से इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स जो होते हैं बहुत छोटी छोटी आलपिन की घुंडी के जैसी छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। और कुछ जगहों पर तुमने जब अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, या रुक्ष या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, उसकी जो सतह होती है उस सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, जिसकी वजह उसकी सतह जो होती है वो खुरदरी हो जाती है। तो कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं, कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर चिपके रहते हैं। तो और इनमें कोई झिल्ली नहीं होती है। जैसे गोल्जिकाए में झिल्ली की बनी हुई नलिकाएं होती हैं, लाइसोसोम्स थैलियां होती हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका में भी झिल्ली होती है, केंद्रक के भी चारों ओर झिल्ली होती है, लेकिन इन राइबोसोम के चारों ओर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती, यानी ये कला विहीन होते हैं। इनमें कोई कला यानी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। कला माने मेम्ब्रेन, झिल्ली, तो ये कला विहीन होते हैं। कला विहीन का मतलब इनमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इसकी खोज की थी पायलट नामक वैज्ञानिक ने। पायलट, इसको पढ़ा जाता है पायलट। उन्होंने 1955 में इसकी खोज की थी। पायलट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज 1955 में की थी। इस राइबोसोम में मुख्य रूप से दो इकाइयां होती हैं, दो यूनिट होती हैं। एक इकाई जो होती है वो छोटी होती है और एक इकाई बड़ी होती है। ये जैसे बड़ी इकाई हो गई और उसमें साथ में एक इकाई छोटी जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से दो चीजों से मिलकर के ये बनता है, एक बड़ी इकाई होती है और एक छोटी इकाई होती है। इस बड़ी वाली इकाई को कहते हैं 50s, इसको कहा जाता है 50s यूनिट, और इसको कहा जाता है 30s यूनिट। लेकिन इस राइबोसोम को कहा जाता है 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम, जो इसकी छोटी इकाई होती है वो 30s होती है, और बड़ी इकाई जो होती है वो 50s होती है। सब यूनिट, एस का मतलब सब यूनिट, तो 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट छोटी इकाई होती है। कभी कभी ये एंजाइम जो होते हैं गुच्छे में भी पाए जाते हैं। तो जब गुच्छे में ये पाए जाते हैं तो इनको कहते हैं पॉलीसोम्स। उस स्थिति में इनको कहते हैं पॉलीसोम्स। जब ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं तब इनको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। कई राइबोसोम मिलकर के पॉलीसोम बनाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य सबसे प्रमुख है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इनका, वो है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। संश्लेषण माने निर्माण। प्रोटीन का संश्लेषण करना इनका काम होता है। कोशिका के पास जो कुछ भी अमीनो अम्ल उपस्थित होता है, अमीनो अम्ल के अणु होते हैं, उन अमीनो अम्लों का इस्तेमाल करके ये कोशिका के भीतर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो राइबोसोम का कार्य जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करना होता है।
इसीलिए इनको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या काम होता है मुख्य रूप से प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक पदार्थ है। तो इसलिए राइबोसोम जो होते हैं इनको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। और ये प्रोटीन बनाते कैसे हैं? प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के अणुओं से मिलकर के बनते हैं। अमीनो अम्ल के हजारों लाखों अणु जोड़ दिए गए तो किसी एक प्रकार का प्रोटीन बन गया। कुछ और संख्या में, अलग अलग संख्या में अमीनो अम्लों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो इन अमीनो अम्लों का इस्तेमाल कर करके अलग अलग तरह का प्रोटीन तैयार किया जाता है। कहां पर? इन राइबोसोम के भीतर। तो राइबोसोम का प्रमुख कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है तारक काय। तारक काय किसे कहते हैं? तारक काय, पहली बात तो ये एक ऐसा अंग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता। तारक काय, तारक काय ये जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और वनस्पति कोशिका यानी पौधों की कोशिका में ये तारक काय नहीं पाया जाता। इसको कहते हैं सेंट्रियोल। या इसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। तो ये तारक काय जो होता है वो वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में ये केंद्रक के पास में पाए जाते हैं। जैसे ये जंतु कोशिका होती है तो ये जंतु कोशिका में जहां पर केंद्रक होता है, इस केंद्रक के पास में यहां पर इस तरीके से रचना पाई जाती है, इसको कहते हैं तारक काय। इसके चारों तरफ ऐसे करके लकीरें भी बनती हुई दिखाई देती है, यानी इसको बनाए तो ऐसे बनता है, मुख्य रूप से ऐसे करके बनाया जाता है और देखने में स्टार जैसा लगता है, इसलिए इसको तारा जैसे तारक काय कहा जाता है। और इसकी खोज वॉन बेंडेन ने 1876 में की थी। इसकी खोज किसने की थी? वॉन बेंडेन ने 1876 में इसकी खोज। ये तारक काय क्या होते हैं? ये सेंट्रोसोम में दो बेलनाकार रचनाएं होती हैं जिन्हें तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं। इसके भीतर दो रचनाएं होती हैं, इनको हम तारक काय या सेंट्रियोल कहते हैं। तो इनके चारों ओर एक गाढ़ा कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। तारक केंद्र जो होता है वो 27 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसके केंद्र में एक नाभि होती है और इसके चारों ओर 27 नलिकाएं पाई जाती हैं। इसका अगर हम काट के देखें इसको, एक तारक काय को, तो उसकी रचना कुछ ऐसी दिखाई देती है। और 27 जो नलिकाएं होती हैं ये 3-3 के समूह में होती है। तो 3-3 के कितने समूह बनेंगे? 27 को अगर 3-3 के हिस्सों में बांटे तो कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। तो जैसे, हाँ, इसकी रचना कैसी होती है देखो, अगर डिटेल में देखी जाए तो ये एक बीच का हिस्सा हो जाता है और यहाँ पर इसके चारों ओर हम 9 हिस्से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बढ़ा दो बीच में। ये 9 हिस्से हो गए, यहां से यहां तक 9 हिस्सों में बट गया ये। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसको लकीरों को थोड़ा लंबा कर दो। सब चित्रों को बनाना सीखो खूब अच्छे से। चित्र बनाने में बायोलॉजी में नंबर बढ़िया मिलते हैं। चित्र बना हो तो चाहे लिखा थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन चित्र वहां बनाना खूब अच्छी तरीके से आना चाहिए। इस तरीके से इसकी रचना होती है। कुछ लड़के इसको बनाते समय अपने मन से कुछ लकीरें खींच देते हैं, बना देते हैं, लेकिन इनकी संख्या निश्चित होती है। कितनी होनी चाहिए? 9। ये 9 होने चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद 3-3 के सेट गोले बनाओ, 3-3 नलिकाएं बनाओ। 3 ऐसे बन गई, 3 जो है वो ऐसे बन गई,
थोड़ा तिरछे लेकर के, 1 2 3, फिर यहां से आओ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ऐसे ऐसे करके ये बनता है। हाँ ऐसे अभी भेजा नहीं तुमको, नोट्स में भेज देंगे। और फिर इसको ऐसे जोड़ दो, सबको आखिरी वाले को इसके पूंछ से जोड़ दो। तो इस प्रकार से ये जो 3 सेट हैं, देखो, एक 3 का सेट ये, एक 3 का सेट ये, एक 3 का सेट ये, तो इस तरह कुल कितने हो जाएंगे? 27 गोले हो जाएंगे। तो ये क्या है, काट में दिखाया जा रहा है तुमको, इसलिए तुमको गोल गोल दिख रहे हैं। होते कैसे हैं, लंबी लंबी नलिकाएं होती है। अगर एक पाइप को काट के सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा ना। अगर एक पाइप को काट के सामने से देखोगे तो सामने से तो गोल ही दिखेगा, लेकिन साइड से देखोगे तो पूरा लंबा होगा, ऐसे करके बेलनाकार होगा। तो ऐसे ही नलिकाएं ये हैं, काट में हम देख रहे हैं तो ये आगे सामने गोल गोल दिख रहे हैं, वास्तव में क्या है, पीछे तक ये लंबी लंबी नलिकाएं हैं इस तरह से। तो लेकिन जब काट में देखेंगे तो इसको हमको केवल ये गोल गोल सी रचनाएं ही सामने दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सेंटर वाले, इस बीच वाले हिस्से को कहते हैं नाभि, इसको कहते हैं नाभि। और ये क्या है, ये क्या है, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं। तो तारक काय में कुल 27 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बनता है ये। और एक सेट जो होता है इसको कहते हैं त्रिक, एक सेट को कहते हैं त्रिक। त्रिक मतलब ट्रायड, ट्रायड। तो ट्रायड मतलब 3 का एक एक सेट बनता है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिक। सूक्ष्म नलिकाओं का क्या है, ये एक त्रिक ये है, एक त्रिक ये है, एक त्रिक ये है, इस तरह से कई कितने त्रिक बनेंगे? 9 त्रिक। तो 3 के सेट बनते हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये 3 के समूहों में 9 सेट में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये तारक काय की रचना होती है। यहाँ पर कुछ द्रव जैसा भी पाया जाता है, जो गाढ़ा गाढ़ा रंग तरल पदार्थ भरा होता है इसको। तो इस तरीके से ये तारक काय की रचना होती है, ठीक है। अच्छा, अब तारक काय के कार्य क्या क्या होते हैं? तारक काय जो होते हैं केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है जंतु कोशिका में जब विभाजन हो रहा होता है तो उस समय विभाजन के समय 2 ध्रुव बनाने होते हैं। तो वो 2 ध्रुव बनाने का काम ये करते हैं। क्योंकि तुमने अभी कोशिका विभाजन नहीं पढ़ा, इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, तो बस इतना याद कर लो कि तारक काय जो होते हैं वो जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय दोनों तरफ ध्रुव बनाने का कार्य करते हैं। तो 2 पोल बना दिए जाते हैं जहां पर गुणसूत्रों को खींच लिया जाता है, फिर दोनों हिस्से अलग अलग हो जाते हैं, बीच में पार्टीशन बन जाता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। लेकिन अब तुमने चूंकि कोशिका विभाजन पढ़ा नहीं है, इसलिए वजह से बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, लेकिन इसको याद कर लो कि कोशिका विभाजन के समय दोनों तरफ ध्रुव या तर्क बनाने का ये काम करते हैं। तो शुक्राणु बनने में एक सेंट्रियोल जो होता है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। अभी तुमको बताया था कि जो क्या गोल्जी काय जो होता है, वो गोल्जी काय क्या काम करता है? शुक्राणुओं में एक्रोसोम यानी उसका सिर बनाने का काम करता है। तो उसी प्रकार से जो तारक काय होता है वो शुक्राणुओं की पूंछ बनाने का काम करता है। पूंछ की सहायता से तैरते हुए अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। तो शुक्राणुओं के पूंछ का निर्माण जो होता है वो तारक काय यानी सेंट्रियोल के द्वारा होता है। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे एक जंतु होता है, हमने अभी बताया तुमको, युगलीना। तो युगलीना में एक धागे जैसी रचना ऐसी निकली रहती है। जिन जंतुओं में सीलिया या पक्षमाभ या ये फ्लैजिला पाए जाते हैं, उनका जो बेस है, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम तुमने देखा होगा चित्रों में, इस तरह से जूते के आकार के, जूते के तले के आकार का बना होता है, और इसके बाहर चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। इन रोओं को कहते हैं सीलिया। रोए जैसी रचनाएं होती हैं, इनको कहते हैं सीलिया। तो ये सीलिया, हाँ सीलिया। तो इस सीलिया का जो बेस होता है वहां पर एक छोटा सा उभार जैसा होता है। वो उभार किसका बना होता है? वो तारक काय के द्वारा ही बनाया जाता है। तो जो पक्षमाभ यानी अगर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही धागे जैसी रचना होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें छोटी छोटी महीन महीन सी चारों तरफ उनके पूरे शरीर पर रचनाएं धागे जैसी होती हैं, रोए जैसे होते हैं, तो उसको कहते हैं सीलिया। जो एक ही होती है उसको कहते हैं कशाभ या पक्षमाभ कहते हैं।
तो वहां पर उसका जो आधार कणिका होती है, जहां से वो निकलते हैं, वो जगह जो होती है वो तारक काय की बनी होती है। तो तारक काय जो होते हैं वो पक्षमाभ या कशाभ के आधार की कणिकाएं बनाने का काम करते हैं। तो ये तारक काय के बारे में इनका मुख्य कार्य जो है वो यह है, जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय जो तर्क बनता है वहां पर उसके ध्रुव बनाने का कार्य ये करते हैं। उसके बाद आता है रिक्तिका। रिक्तिका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल। रिक्तिका या वैक्यूल। हमने तुमको बताया था कि जो जिसे पादप कोशिका बनाई थी तो उसमें एक बड़ी सी बीच में क्या थी, रिक्तिका ऐसे करके बनाई थी, खाली जगह, इसको कहते हैं रिक्तिका। ये क्या है, रिक्तिका। रिक्तिका मतलब, हाँ, रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। और इसमें एक प्रकार का द्रव जैसा पदार्थ भरा रहता है, इसमें एक प्रकार का द्रव जैसा पदार्थ भरा रहता है। और ये जो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो भी जो कोशिका में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो सब यहीं पर इकट्ठा कर दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं। जैसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थों को जो पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं जो हानिकारक होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कोशिका बाहर तो निकाल नहीं सकती, तो क्या करती है वो अपने लिए एक डस्टबिन जैसा बना रखी है, ये इसमें ये सब पदार्थों को इसी में डाल देती है। तो ये रिक्तिकाएं होती है। तो काय की बनी होती है रिक्तिकाएं। और ये रिक्तिकाएं जो होती हैं पौधों की कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। एक या दो रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है, किसी किसी में 3 भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा जगह रिक्तिकाओं से घिरी होती है। बाकी एक और ऐसे करके मान लो हो गई रिक्तिका। तो अब इतनी ही जगह बची जहां पर केवल जीवद्रव्य होगा, बाहर बाहर इसके इतने स्थान में जीवद्रव्य होगा, यानी सारी जगह तो लगभग रिक्तिका ही घेर लेती है। तो पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, 1 या 2 बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। लेकिन जंतु की कोशिकाओं में ज्यादा बड़ी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जंतु की कोशिकाओं में छोटी छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है, 2 3 4 होंगी बस, छोटी छोटी सी, बाकी नहीं होंगी, या तो होंगी तो कम संख्या में होंगी और छोटी छोटी बहुत महीन महीन होंगी, लेकिन या फिर हो ही ना। तो ये रिक्तिकाएं होती हैं। तो रिक्तिकाएं ये कैसे बनती हैं, जो ये रिक्तिकाएं होती हैं इन रिक्तिकाओं के चारों ओर एक झिल्ली होती है, यानी ये झिल्ली युक्त अंग होते हैं। जैसे ये तुमने बनाया, ये लकीर बनाई, तो ये लकीर क्या है, इस रिक्तिका की झिल्ली है। तो ये रिक्तिका की झिल्ली, इस झिल्ली को कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। इस झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक। तो ये रिक्तिका जो होती है एक झिल्ली से घिरी रहती है चारों तरफ से। इस झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट या रिक्तिका कला भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे रिक्तिका कला। कला माने झिल्ली, जहां की झिल्ली, जहां की कला वहां की झिल्ली। रिक्तिका की झिल्ली तो रिक्तिका कला, केंद्र की झिल्ली केंद्रिका कला, कोशिका की झिल्ली कोशिका कला। तो कला शब्द का मतलब होता है झिल्ली। अब यहाँ पर ये रिक्तिका की झिल्ली है तो इसको कहेंगे रिक्तिका कला। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, TONO प्लास्ट। तो रिक्तिका जो होती है वो एक प्रकार की झिल्ली से, इकाई झिल्ली से बनी होती है। इस झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इसके भीतर विभिन्न प्रकार के क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, तरह तरह के खनिज लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यानी जितने भी पदार्थ शरीर में बनते हैं, कोशिकाओं में बनते हैं, वो सभी पदार्थ इनके भीतर इकट्ठा रहते हैं। अगर शरीर के पास जरूरत से ज्यादा है तो इसका मतलब वो शरीर के लिए बेकार है, शरीर उनको बाहर निकालता है। बाहर नहीं निकालेगा तो कहां करेगा, ये अपने भीतर इकट्ठा रखते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और ये इनकी पहचान क्या है, एक पादप कोशिका की एक पहचान ये भी है कि पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं दिखाई देती हैं। इसलिए कोशिका को पहचानने के लिए अगर कोशिका भित्ति नहीं देख पा रहे हो ठीक से, तो रिक्तिका पर ध्यान दो कि रिक्तिका अगर बड़ी बड़ी दिख रही है तो इसका मतलब ये पौधों की कोशिका है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि रिक्तिका में चूंकि पानी अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है तो कोशिकाओं को ये, इनके वजह से कोशिका जो होती है वो फूली रहती है, स्फीत रहती है। इस स्थिति, जब कोई चीज फूली हुई स्थिति में रहती है पानी भरने के कारण, जब कोई चीज फूलती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं स्फीति। यानी जब कोई चीज पानी भरने के कारण फूल जाए तो इस दशा को कहते हैं स्फीत। यानी वो कैसी है, हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि फूल गई है, फूली हुई है। जैसे चना फूल जाता है,
चना ना भिगोया जाता है पानी में तो फूल जाता है, जी सर। पानी अंदर, जी पानी सर। चने के भीतर घुस जाता है। तो उसी तरीके से वो स्थिति क्या कहलाती है, फूली, पानी भरने के कारण जब कोई चीज फूलती है तो उस स्थिति को कहते हैं स्फीत, या अंग्रेजी में कहते हैं टर्जिड। तो कोशिका में स्फीति को ये बनाए रखती है, यानी जिससे कि कोशिका फूली रहती है, कोशिका पिचकती नहीं है। और यह भोजन तथा उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करती है, भोज्य पदार्थ भी इकट्ठा करती है और उत्सर्जी पदार्थों को भी इकट्ठा करती है। हमने बताया तुमको खनिज लवण पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं और सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, लाभदायक चीजें हैं। जो आवश्यकता से अधिक कोशिका के पास है वो सब यहाँ इकट्ठा है, जब जरूरत पड़ेगी कोशिका यहाँ से ले लेगी। तो और इसके साथ ही साथ जो अपशिष्ट और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थों और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संग्रह करने का काम करती है। ये एक प्रकार से स्टोर हाउस है हर तरह की चीजों का। और इसमें विभिन्न प्रकार के कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे मिले होते हैं जिनकी वजह से रंग दिखाई देता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं में एक रंग नजर आता है। तो उस रंग का कारण जो होता है वो, जैसे फूलों में खास करके फूल रंग बिरंगे खूब होते हैं, तो उनमें जो रंग पाया जाता है वो रंग इन्हीं रिक्तिकाओं में भरे हुए जो रंगीन पानी होता है उसकी वजह से दिखाई देता है उसका रंग। तो ये हो गई रिक्तिका। तो अब आज यहीं फिर खत्म करते हैं, आज फिर यहीं खत्म करते हैं। हाँ शेष फिर कल पढ़ाएंगे अब, ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय सर।